दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स और ये बिल्कुल नए तरीके से है। इसके ये गाइस अगर आप देख लोगे तो आपका या तो यूनिट टेस्ट या तो जो इसके बाद सेमेस्टर एग्जाम है इसमें रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट गाइस अगर किसी बच्चे को हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भाई क्या करना पता है, वहां प्रदीप सर ने बहुत सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करके दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है ये वाला प्लेलिस्ट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ये देखो ये वाला प्लेलिस्ट ज्योमेट्री का इसका लिंक, एंड देन इसके बाद साइंस। इवन गाइस इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। देन इसके बाद हिंदी मिल जाएगा, मराठी के ग्रामर्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के ग्रामर्स मिल जाएंगे, सब कुछ चीजें गाइस मिल जाएगी बेहतरीन तरीके से। बस आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। बट ये शॉर्ट रिवीजन है तो इसमें हम कम से कम टाइम के अंदर हर वो क्वेश्चन आपके नजरों पे से घुमाएंगे जिससे आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 500। एंड गाइस अगर इस सभी का नोट्स आप सभी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फटाफट उसको ज्वाइन करो। एंड नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करके जाना गाइस। तो चलो बात करते एक एक करके फटाफट, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन है तो हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। देखो इस अगर एग्जाम में आपको आ सकता है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, और रोस्टर फॉर्म में इसी तरह से लिखा जाता है। आपको नंबर्स फॉर्म में लिखना है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है तो -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स गाइस आप सभी को पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी। इंटीजर है पर अपने को नेगेटिव इंटीजर बोला है, इसीलिए गाइस हमने ये माइनस वाला लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। अगला देखो हमें फिर से रोस्टर फॉर्म में लिखना है 7 बेसिक साउंड ऑफ सारेगामा। तो सा रे गा मा प ध नी, बस लिख दो ऐसे सिस्टमैटिक, पूरे मार्क्स अपने हाथ में। इसके बाद गाइस हमें कभी कभार सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखने के लिए आता है। तो अगर ऐसा क्रॉस लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो, -2 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। या तो गाइस अगर ये क्रॉस नहीं होता, जैसे एग्जांपल मान लो ये ऐसा होता, ऐसा होता, या क्रॉस नहीं दिया हुआ तो आप इसको क्या लिखते, 5 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। बस यही सिंबॉलिक फॉर्म में दिया रहेगा, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। इसके बाद गाइस लिस्टिंग मेथड भी उसी को कहते हैं, याद रखो। लिस्टिंग मेथड का नाम ही रोस्टर मेथड एंड लिस्टिंग मेथड दोनों एक ही मेथड का नाम है। लिस्टिंग एंड रोस्टर दोनों एक ही मेथड का नाम है। इवन गाइस रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म भी एक ही मेथड का नाम है। अगर आपको याद रखना है तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। रूल वही कर सकता है जिसके पास बिल्ड हो, रूल वही कर सकता है जिसके पास बिल्ड हो। तो रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म दोनों एक है, एंड लिस्टिंग एंड रोस्टर दोनों एक है। समझ में आए? तो लिस्टिंग दिया हुआ है मतलब उसको भी रोस्टर की तरह ही लिखना है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट जो दिया हुआ है बस एक याद रखने का, जो इसके अंदर अल्फाबेट 2 या 3-4 बार दिया हो उसको बस 1 टाइम लिखने का। जैसे सी एक बार लिखा, ओ एक बार लिखा, एम एक बार लिखा, पी एक बार लिखा, एल एक बार लिखा, ई एक बार लिखा, एम एक बार लिखा, ई फिर से रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखने का। समझ में आ रहा है? एम एक ही बार है, सॉरी एम देखो यहाँ 2 बार लिखा हो तो एम भी एक ही बार लिखने का। तो कुल मिला के मुझे ये बताना है, यहाँ 2 बार किसी ने गलती से लिख दिया है तो ये 2 बार नहीं लिखना है, इसको हम हटा देते हैं। 2 बार नहीं लिखना है, हमें अल्फाबेट को बस 1 टाइम लिखना है। समझ में आया? कोई भी अल्फाबेट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगला लिस्टिंग मेथड। फिर से गाइस सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर आप सभी को पता होगा कि ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आना चाहिए। तो 1 से 20 तक इतने प्राइम नंबर होते हैं जो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, बस ऐसे इसको लिख देने का। इसके बाद गाइस रूल मेथड सेट बिल्डर फॉर्म, उसको किस तरह से लिखना है? देखो अपने को लिस्टिंग फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रूल मेथड में लिखना है। चलो मैं लिख के बताता हूं कैसे लिखना है। ये लिख दिया मैंने, सेट का नाम, ये करली ब्रैकेट, x सच दैट x इक्वल। अब गाइस ये सभी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये सभी आपको एक तरह से मतलब कि स्क्वायर वाले नंबर दिखाई देते। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, देन 7 का स्क्वायर, देन 8 का स्क्वायर, देन 9 का स्क्वायर, देन 10 का स्क्वायर। ये दिखाई दे रहा है, इसीलिए गाइस मैं यहां लिखता हूं n स्क्वायर। ये सभी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। बट गाइस और ये कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, मतलब ये सभी नेचुरल नंबर है। कहां से स्टार्ट है? 1 का स्क्वायर मैंने लिखा ना, देन 2 का लिखा, देन 3 का लिखा, तो सभी ये जो n है, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर है। एंड साथ में गाइस कहां तक लिखना है ये आपको पता रहना चाहिए, तो 10 तक लिखना है। देखो ऐसा लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ओके ये n 10 का स्क्वायर लिखना है, और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अब देखो इस अगर मैं ऐसे लिखता, ओनली लेस देन लिखता, तो मुझे यहाँ 11 लिखना पड़ता, क्योंकि 11 से कम हमने लिखा है ना, 10 तक ही लिया हुआ है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100।
बट अगर हम ऐसा लिख देंगे, ये वाला साइन दे देंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा 10। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 को भी लिखना है। इसीलिए कभी भी अगर लेस देन लिख रहे हो तो 11 लिखो, और अगर उतना जहां तक दिया हुआ वहीं तक लिखना है तो इक्वल का साइन देना है, बिल्कुल मत भूलना। तो ये हो गया हमारा रूल मेथड, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहते हैं। इसके बाद गाइस कुछ टाइप्स है जो आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सिंगलटन सेट्स मतलब जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, एम्प्टी सेट और नल सेट जिसके अंदर कोई भी सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट को या तो इस तरह से डिनोट कर सकते हो आप, इस तरह से दिखा सकते हो, या तो इस तरह से दिखा सकते हो। इसके बाद फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब कि जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो सेट्स होगा, वो मेरे लिए होगा फाइनाइट सेट। और जो अनकाउंटेबल हो वो हमारे लिए होगा इनफाइनाइट सेट। तो जो काउंटेबल है वो फाइनाइट सेट, जो अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट सेट। अभी एग्जांपल्स हम देखने वाले। प्रैक्टिस सेट 1.2 देखो गाइस, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ इसके अंदर ये जो ए बी सी है ये इक्वल सेट्स है कि नहीं है। तो हमें ये समझने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ए वाले को, ए वाले सेट को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो इसके अंदर का जो इक्वेशन है उसको मैं बाहर निकालता हूं। 3x -1 इक्वल टू 2, -1 इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। देन इसके बाद गए 2 + 1 3, देन 3 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/3 ये हो गया x इक्वल टू 1। तो गाइस सेट ए के अगर एलिमेंट की बात करूं तो 1 आ गया, सेट ए में एलिमेंट 1 आ गया। अब देन इसके बाद गाइस सेट बी का भी अपने को देखना है, सेट बी का। पहले हम इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज अ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। x नेचुरल नंबर है बट वो ऐसा नेचुरल नंबर है कि वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो भाई एक ही आंसर है इसका, 1 ही ऐसा है कि जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो डायरेक्ट इसका आंसर। अब भाई इसे सी वाला अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दो सेकंड। अब ये क्या लिखा हुआ देखो, सी डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। क्या लिखा हुआ देखो, x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 2। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? अरे भाई 2 से छोटा नेचुरल नंबर बस एक ही है, 1। देखो तो गाइस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी। हो गया काम खत्म। ओके, फिर इसके बाद गाइस ऐसा भी आ सकता है, तो ये इक्वल सेट्स है। हाँ ये बताना मैं भूल गया, ये इक्वल सेट, सेट ए बी सी क्या है हमारे लिए, इक्वल सेट्स है। इसके बाद गाइस हमसे पूछा है कि बताओ इसके अंदर से एम्प्टी सेट्स कौन सा है एंड व्हाई। एम्प्टी सेट्स का मतलब यही है गाइस कि उसके अंदर कोई भी आंसर नहीं आना चाहिए, कोई भी आंसर नहीं आना चाहिए, इवन जीरो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो भी आंसर है। समझ में आ रहा है? जब आपसे घर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई बोलो आपको मैथ में कितने मार्क्स मिले, तो अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो भाई समझ रहे हो आप आंसर ही नहीं दे रहे हो। बट अगर आप बोलोगे 0 मिला है तो 0 भी एक आंसर है, समझ में आया? तो कुछ भी नहीं, आंसर कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहां क्या लिखा हुआ है अपने को, स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 है। 0 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन सा है? पहली बात तो 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। इसीलिए गाइस इसका कोई आंसर ही नहीं है, इसीलिए आंसर नहीं है। इसीलिए गाइस ये एम्प्टी सेट है। समझ में आए? जिसका आंसर नहीं होता वो हमारे लिए क्या होता है? एम्प्टी सेट। देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर लेस देन 0, देयरफॉर a इज द एम्प्टी सेट, a इज एन एम्प्टी सेट। क्लियर? इसके बाद गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, व्हाई? फिर से हमें अब देखो गाइस, ये मैं यहां आपको बताता हूं, डायरेक्ट मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो x² इक्वल टू 0, स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, और डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा? 0। तो देखो 0 आंसर आ रहा है ना, बी के अंदर 0 आंसर आ रहा है। अपना क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि कोई आंसर नहीं आना चाहिए। कोई आंसर नहीं आया तो एम्प्टी सेट है, कोई आंसर नहीं आया तो एम्प्टी सेट है। यहां आंसर आ रहा है ना, 0 आ रहा है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। Therefore B is not an empty set। याद रखो, आंसर नहीं आता उसका, कुछ भी नहीं होता तो एम्प्टी सेट होता है, अगर आंसर आता है तो एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि इसका 0 आया है इसलिए एम्प्टी सेट नहीं है। इसके बाद गाइस अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से वही क्वेश्चंस कि बताओ एम्प्टी सेट। अच्छा ये हमने कर दिया, अब ये अपने से पूछा है। देखो यहाँ मैं इसका इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5x -2 = 0, ये तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब -2 इक्वल की साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, सही बात है। अब 5 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 2/5 को डिवाइड करूँ, करके दिखाता हूँ मैं, क्योंकि 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो हमने डेसिमल ले लिया, डेसिमल लेके 0 उतार लिया। एंड 5 4 20, 0 0, तो आंसर क्या है 0.4। यहां मैं लिख देता हूं, सी का आंसर कितना आया 0.4। गाइस क्या बोला है, देखो क्या बोला है, x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर चाहिए तो भाई इसको सॉल्व करके तो 0.4 आ रहा है ना। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, पर इसका आंसर अलग ही आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा, इसका अलग आंसर। याद रखो आंसर बिल्कुल सही आना, परफेक्ट आना, ये कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी आंसर आ रहा है तो समझ लो वो एम्प्टी सेट है। कुछ भी आंसर आ रहा है मतलब समझ लो एम्प्टी सेट है। समझ में आया, जैसे यहां लिखा हुआ है तो बताओ x, ये x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। और जब कुछ भी आंसर आ रहा है तो समझ लो, कुछ भी आंसर आ रहा है या आंसर नहीं आ रहा है तो समझ लो वो हमारा एम्प्टी सेट है। देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर लेस देन 0, देयरफॉर सेट बी इज एन एम्प्टी सेट। इसलिए सेट बी क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है, याद रखो, क्योंकि वहां नेचुरल नंबर बोला है एंड 0.4 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। होता है क्या, नहीं होता, होता है भाई, ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही एम्प्टी सेट है, याद रखो। इसके बाद गाइस फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑपरेटर इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर जो ऑपरेटर्स है वो सभी को पता रहता है और उसको काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट नहीं कर सकते तो भाई धीरे धीरे एक एक ऑपरेटर्स तो गायब हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आर काउंटेबल, देयरफॉर गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर, फाइनाइट सेट है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्या लिखा हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर। देखो गाइस अगर ओनली नंबर दिया हुआ और लिमिट नहीं दिया हुआ है, जैसे कि मुझे बताओ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, एक लिमिट दिया रहा, अगर लिमिट दिया रहा तो फाइनाइट। बट अगर लिमिट नहीं दिया, मैं आपको बोल दूं बताइए नंबर काउंट करो, नंबर काउंट करो, काउंट करो, पर कोई लिमिट नहीं दिया तो इनफाइनाइट हो जाते हैं। जिस भी कंडीशन के अंदर नंबर्स के अंदर लिमिट नहीं दिया रहे तो इनफाइनाइट है, पर अगर लिमिट दिया रहे तो फाइनाइट है। जैसे इसके अंदर सेट ऑफ रैशनल नंबर, बस बोल दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर, और भाई सेट ऑफ रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, इसीलिए अनकाउंटेबल है। देयरफॉर गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर। इसके बाद गाइस अगर हमें बोला जाए कि हमारे विलेज के अंदर सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, हमारे विलेज के अंदर कितने पीपल्स रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, अगर इनको काउंट करने के लिए बोला जाता है, भाई काउंट किया जाता है। अपनी कंट्री का भी पॉपुलेशन अपने को पता है, तो मतलब पर्सन क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो नंबर ऑफ पीपल आर काउंटेबल, देयरफॉर गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, अब गाइस हम लोग आ गया प्रैक्टिस सेट 1.3। देखो हर तरह की चीजों का मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है। अब यहां एक चीज मैं ले लेता हूं जो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे अब मान लो मैं एक ए ले लेता हूं, ए में है 7 3 2 1 और बी में है 3, तो बताओ कौन किसका सबसेट है। सबसेट कौन सा है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के एलिमेंट ए के अंदर है। ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, ए के एलिमेंट पूरे एलिमेंट बी के अंदर है क्या, नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का ये साइन होता है, याद रखो, ऐसे करके ऐसा। ओके, तो जिसके पूरे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर है तो वो सबसेट है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, याद रखो। अब चलो यहां जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले अपने को पूछा है, क्या पूछा है, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। सी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी और डी। तो देखो बी और डी है क्या, ए के अंदर, बी के अंदर, सॉरी बी के अंदर, ये देखो बी के अंदर चेक करो, देखो नहीं है, नहीं है, ओनली डी है, ये देखो ओनली डी है, बी नहीं है, तो बी नहीं है, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, तो इसीलिए सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी के सभी एलिमेंट बी और डी, बी और डी बी के अंदर नहीं है, इसलिए सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब देखते ए और सी, ए के सभी एलिमेंट किस में अंदर रहने चाहिए, डी के अंदर। देखो ए के सभी एलिमेंट डी के अंदर रहने चाहिए, तो पहले दिखाई दे रहा है ए के सभी एलिमेंट डी के अंदर थोड़ी है, ए के दो, जिसका आगे पूछा है ना उसको देखने का, ए के सभी एलिमेंट डी के अंदर है क्या, नहीं है, तो देयरफॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर नॉट प्रेजेंट इन सेट डी, देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। ए के सभी एलिमेंट नहीं है। अब देखो डी, डी का चेक करो, सभी एलिमेंट है क्या,
डी के सभी एलिमेंट बी के अंदर देखने हैं। डी कहाँ है, ये देखो, ये इसके सभी एलिमेंट किसके अंदर देखना, बी के अंदर। बी के अंदर देखो, ए है, नहीं है, नहीं है भाई, पहला ही मिल गया। ई है पर ए नहीं है, सभी एलिमेंट चाहिए। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ डी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, देयरफॉर डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, सबसेट ऐसा साइन है, ऐसा साइन क्रॉस कर देने का, नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर, सभी एलिमेंट होने चाहिए। इसके बाद गाइस डी के, डी को देखो फिर से, डी फिर से मैं यहां रिलेशन दिखाता हूं, जो आगे दिया हुआ है ना उसके एलिमेंट को देखने का। अब डी के सभी एलिमेंट ए के अंदर है क्या, है क्या, है ना भाई, देखो ए भी है उसके अंदर, ई भी है, मतलब ये सबसेट है। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट डी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट डी आर प्रेजेंट इन सेट ए, देयरफॉर डी इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट है, सभी एलिमेंट रहने चाहिए। ओके, अब इसके बाद गाइस अगला, B इज अ सबसेट ऑफ A। B देखो, B A का सबसेट है क्या, C D E F है क्या, C है, D है, E है, बट F नहीं है ना भाई, एक नहीं है यार, एक की वजह से मार खा गया। जो अपने को आगे पूछा है ना, आगे उसके सभी एलिमेंट दूसरे वाले में होने चाहिए, तो भाई ये भी मार खा गया। सब था बस F नहीं था, F ने हमारी बैंड बजा दी। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B आर नॉट प्रेजेंट इन सेट A, therefore B is not subset of A। ओके क्लियर। अब इसके लास्ट वाला देखो फिर से, C को देखो, C को A में देखना है, तो B भी है, D भी है, मतलब है सबसेट। तो C is a subset of set A। क्लियर, सबसेट है, और जिसमें नहीं है उसको क्रॉस कर दो। तो पूरा सबसेट के बारे में मैंने पूरी कहानी बता दी। अब चलते हैं आगे, अगला क्या लिया गाइस, अब हमें इसका क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वेन डायग्राम है। देखो गाइस, हमें 1 से लेकर 20 तक यूनिवर्सल सेट लिखना है, जो मैंने यहाँ यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट लिखना है। एंड साथ में गाइस हमें एक्स और वाई एक्चुअल यहाँ लिखा हुआ है लोग ने, ये देखो, मैं यही दोनों साथ में लिख के एक ही साथ ड्रॉ करूंगा। ये देखो एक्स क्या था, एक्स का हमें क्या लिखना है, 7 से लेके 15 के बीच का नंबर। एक्स को हमें क्या लिखना था, 7 टू एक्स सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से लिखने थे, 7 से लेके, अगर मान लो यहाँ इक्वल का साइन होता ना भाई, तो 7 भी लिखना रहता, बट 7 से 15 के बीच का नंबर लिखना है, तो 8 9 10 11 12 13 14 लिख दिया। ओके, अब अगला वाई का भी मैं यही लिख देता हूँ। वाई का क्या लिखना है, देखो मैं देख लूँ, वाई इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है 1 से लेकर 20 के बीच में, चलो प्राइम नंबर मैं यहां तक लिख देता हूं। सबसे पहली बात तो 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो 1 तो है ही नहीं। 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम मतलब क्या होता है, या 1 या तो खुद के टेबल में, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आना चाहिए। ये बेचारा 3 के टेबल में भी आता है। प्राइम मतलब भाई सबसे प्राइम है वो, एक ही जगह दिखेगा, हर जगह नहीं दिखेगा। 10 भी प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, 11 प्राइम है, 12 प्राइम नहीं है, 13 प्राइम है, देन 14 भी प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम, 17 प्राइम है, देन 18 भी प्राइम, 19 प्राइम है। ओके, तो हमने लिख दिया एक्स और वाई दोनों को लिख दिया। अब दोनों एक्स तो पहले से लिखा था, यू भी, तो मतलब ये तीनों के अंदर सबसे पहले यूनिवर्सल मतलब 1 से 20 तक पूरा लिखो। देन एक्स 7 से 15 के बीच का नंबर लिखना था, जो लिख दिया। देन वाई हमने प्राइम नंबर लिख दिया। अब इसका हमें क्या बनाना है, इसका बनाना है हमें वेन डायग्राम। बहुत सिंपल है गाइस, चलो मैं किससे बनाऊं, चलो इससे बना देता हूँ। ये हमने बना दिया। अब गाइस इसके अंदर मैं 2 सर्कल बना देता हूँ। क्यों 2 सर्कल बना रहा हूँ समझ जाएगा आप। ओके, 2 सर्कल बना दिया, इसका नाम दे दिया x और इसका नाम दे दिया y। ओके, अब देखो गाइस x और y के अंदर सबसे पहले दोनों में चेक करो कुछ सेम है क्या, नहीं तो एक दोनों में चेक करो कुछ सेम है क्या। 8 कोई सेम है, हाँ सेम है, देखो 11 सेम है, 11 सेम है। देन इसके बाद 13 सेम है, 13 इसके अंदर भी सेम है। और कुछ सेम दिखाई दे रहा है और कुछ सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो 11 और 13 सेम है। तो जो सेम है वो दोनों के बीच में लिखो, इंटरसेक्शन। तो 11 और 13 मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद गाइस अब देखो
x के अंदर क्या क्या है, तो x के साइड लिखो 8 9 10 11 तो दोनों का है इसलिए मैंने दोनों के बीच में लिखा है, देन 12 देन 13 दोनों के बीच में तो मैंने लिख दिया, देखो 14 हो गया। देन इसके बाद गाइस y में देखो क्या क्या है, 2 है लिख दिया, देन 3 है, देन 5 है, देन 7 है, 11 और 13 तो दोनों में कॉमन है, 17 है, देन 19 है। अब गाइस दोनों को बच के क्या बचा है, वो यूनिवर्सल बाहर लिख दो इसके अंदर, ये दोनों को लेके छोड़ के और क्या क्या बचा है, क्या क्या बचा है। तो सबसे पहले देखो 1 इसके अंदर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो 1 बाहर लिख दो, 2 दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 4 4 4 4 नहीं दिखाई दे रहा, लिख दिया। देन 5 5 दिखाई दे रहा है, 6 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 7 है, देन 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, देन 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, पर 15 नहीं दिखाई दे रहा है, 15 हमने यहाँ लिख दिया। देन इसके बाद गए 16 16 16 16 16 नहीं दिखाई दे रहा है, देन 17 17 है, 17 है, 18 18 भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो 18 यहाँ लिखना पड़ेगा। देन 18 के बाद गए 19 19 19 19 है, ओके 19 के बाद 20 20 नहीं दिखाई दे रहा। तो गाइस x का लिखा, y का लिखा, और जो दोनों में सेम था उसको बीच में लिखा, और x और y को लिखने के बाद और यूनिवर्सल में कौन सा सेट बचा, कौन से एलिमेंट्स बचे हुए उनको हमने बाहर लिख दिया। ओके क्लियरली अब चेक कर लो, देखो पूरे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 3, देन इसके बाद 4 4 4 4 4, अच्छा 4 भी नहीं है, हाँ जो 4 यहाँ 4 5 5 के बाद 6 6 6 6 6 6 6 किधर है भाई, 6 भी नहीं है, 6 बाहर नहीं है तो चलो 6 भी लिख दो, 6 यहाँ लिख दो, अच्छा हुआ चेक कर लिया हमने। 1 2 3 3 4 5 6, देन इसके बाद 7 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 14 के बाद 15 15 के बाद 16 16 16 16, अच्छा 16 16 भी नहीं है, 16 भी लिखना पड़ेगा, 16 लिख दिया। देन इसके बाद गए 17, देन इसके 17 के बाद 18 18 के बाद 19 19 19 19, देन इसके बाद 20, सब हो गया। ओके गाइस तो एकदम ध्यान से हर नंबर्स को देख लेने का, और देख के इस तरह से आप क्या बना सकते हो, वेन डायग्राम बना सकते हो। ओके अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये सेम वही था। अब गाइस हमें इसका भी यू पी एंड पी डैश का वेन डायग्राम बनाना है, यू पी एंड पी डैश का वेन डायग्राम बनाना है। तो चलो मैं यहाँ इसको, क्योंकि ये मेरे को आपको एक्सप्लेन पूरा करना पड़ेगा तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे गाइस आपको कोई भी टॉपिक फुल एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बट ये हमारा क्या है आप सभी को पता है, ये शॉर्ट रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं। तो यू ऑलरेडी यूनिवर्सल लिखा हुआ है, 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12, ओके। देन इसके बाद गाइस पी, पी ऑलरेडी ये भी लिखा हुआ है 1 3 7 10। अब P डैश क्या होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ P बोलते हैं, मतलब 1 3 7 10 इसके अंदर देखने का, 1 3 यूनिवर्सल में देखो 3, देन इसके बाद 7, देन इसके बाद 10, इसको छोड़ के बाकी जो भी बच रहा है, बाकी जो भी बच रहा है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ P है। ओके P को देखो, देखो किसका कॉम्प्लीमेंट बोला, P का, P का कॉम्प्लीमेंट वाला P के एलिमेंट U में देखो, यूनिवर्सल में देखो, उसको छोड़ के जो इसके एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी जो भी बच रहा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P डैश है। तो 2 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ये हो गया हमारा P डैश हो गया। ओके अब गाइस इसका वेन डायग्राम पहले मैं बना देता हूँ, फिर इसमें एक और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। वेन डायग्राम चलो, तो एकदम ध्यान से वेन डायग्राम, एकदम फोकस पूरा। अब इसमें हम क्या लेंगे, देखो P और P डैश दोनों अलग अलग, इसमें कोई सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि P और P डैश क्या क्यों लिखा जाता है, P के जो नंबर है उसको यूनिवर्सल में छोड़ के जो बाकी बच रहा है वो P डैश होता है, तो मतलब P और P डैश दोनों सेम तो हो नहीं सकते, इसीलिए गाइस हमें दोनों अलग अलग बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो ऐसे आप बना सकते हो। अब देखो कैसे, सिंपल सा, ये हो गया हमारा P, ये हमारा P हो गया। P में कौन कौन से नंबर है, 1 है, देन 3 है, देन 7 है, देन 10 है, ओके। देन इसके बाद गाइस P डैश बाहर ले लो, P डैश कौन से है, 2, यहाँ P डैश में लिख देता हूँ, 2 8 9 11 एंड 12। अब बोलोगे सर अब यूनिवर्सल नहीं लिख रहे हो, अरे भाई
P एंड P डैश को पूरा कंप्लीटली मिला के हमारा यूनिवर्सल बन जाता है। P एंड P डैश को मिला के कंप्लीटली हमारा यूनिवर्सल बन जाता है, इसलिए क्योंकि P और P डैश को मुझे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। P जो लिखा उसको छोड़ के P डैश है एंड दोनों को मिला के यूनिवर्सल है। ओके, अब यहां एक और चीज हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है पता है? ये देखो, ये प्रूफ करना है हमें, P डैश ऑफ डैश इक्वल टू P। ये देखो, चलो मैं इसको, अच्छा ये तो छोटू होगा ही। ये देखो, अब मुझे क्या करना है पता, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको दे देता हूं P डैश ऑफ डे, इसको इक्वेशन नंबर जो आपने पहले हमने लिखा था इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मैं P डैश ऑफ डैश निकालता हूं, ये जो डैश है इसका भी डैश, P डैश ऑफ डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ P डैश, मतलब अब क्या करना है, टू दूसरा कलर ले लेता हूं, देखो P डैश ऑफ डैश, अब P डैश के नंबर को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल में जो बचा वो P डैश ऑफ डैश है। तो 2 को हमने छोड़ दिया, देन 8 को हमने छोड़ दिया, देन 9 को हमने छोड़ दिया, देन 11, देन 12, क्या बचा, क्या बचा है, ये देखो क्या बचा है, 1 3 7 10, ये हमारे लिए क्या है गाइस, ये हमारे लिए P डैश ऑफ डैश है। तो ये देख लो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमें क्या बोला, यही प्रूफ करने के लिए बोला ना, P डैश ऑफ डैश इक्वल टू P। अरे सही बात है ना भाई, फिर से अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये जो आगे वाला 2 डबल कॉम्प्लीमेंट है P डैश ऑफ डैश है, ये किसके इक्वल होगा, P के इक्वल हो जाएगा। देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 10 है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड P डैश ऑफ डैश विच इज इक्वल टू P। ओके, बस यूनिवर्सल लिख लो, P ऑलरेडी दिया हो। अब P डैश कैसे लिखते हैं, इनके नंबर को छोड़ के, ये 1 3 7 10 को छोड़ के P डैश हो जाता है। फिर P डैश ऑफ डैश क्या होता है, इनके नंबर को यूनिवर्सल में छोड़ के जो बचता है वो P डैश ऑफ डैश हो जाता है। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम भी बना सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो। आप गाइस आगे, अब वही चीज है, फिर से रिलेशन देखो, सबसेट मैंने बोला जो छोटा होता है उसके अंदर वो उसका बड़े वाले का सबसेट होता है। जैसे P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे किसके किसके अंदर आता है, पहली बात तो पुणे इंडिया के अंदर भी आता है और पुणे महाराष्ट्र के अंदर भी आता है। तो पुणे इज द सबसेट ऑफ H का मतलब क्या है, H महाराष्ट्र, तो पुणे इज द सबसेट ऑफ H, जो यहाँ नोटेशन दिया वो हम लिख ले रहे हैं। पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र एंड पुणे इज द सबसेट ऑफ इंडिया, B, देखो दोनों लिख दिए। देन इसके बाद गई अगला M, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, तो वो किसके अंदर आएगा, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, वो किसके अंदर आएगा, इंडिया के अंदर आएगा। ये देखो इसके साथ रिलेशन, ये देखो M इज अ सबसेट ऑफ B, लिख दिया। देन इसके बाद गई I, इंदौर किसके अंदर आता है गाइस, सभी को पता है इंदौर किसके अंदर आता है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो इंदौर इज अ सबसेट ऑफ, मध्य प्रदेश का साइन क्या है, M, तो इंदौर इज अ सबसेट ऑफ M। अगेन गाइस इंदौर किसके अंदर आता है, इंदौर अगेन एक जगह और आता है, जब मध्य प्रदेश में आता है तो सिंपल सी बात है अपने इंडिया में आएगा ही। तो I इज अ सबसेट ऑफ B, आगे जो नोटेशन B का लिखा है वो लिख दिया। देन इसके बाद गाइस अगला ये तो भाई इंडिया, ये इंडिया के अंदर ये सब आएंगे तो इंडिया हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। H इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र किसके अंदर आएगा, तो H इज अ सबसेट ऑफ B, H इज अ सबसेट ऑफ B। और हमसे पूछा है कि यूनिवर्सल सेट ऊपर वाला कौन सा ऐसा सेट है जो सभी के लिए यूनिवर्सल सेट है, तो सबसे सिंपल सी बात सेट B कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबोव सेट। जो हमारा सेट B है हमारा वो यूनिवर्सल सेट है। क्लियर हो गया, खत्म। अब चलते हैं आगे 1.4 हमारा अगला एक्सरसाइज। इसके अंदर थोड़ा ये गड़बड़ लिखा है, इसको सही में कर दो। ये हमारा यूनिवर्सल लिखा है, ये अरे यूनिवर्सल बोला, यूनियन लिखा है, ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है पहले एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ जैसे मान लो A और B, A में 5 6 7 ऐसा लिखा हुआ है एंड B में लिखा हुआ है 5 8 9 ऐसा लिखा हुआ है कुछ, और अपने को A यूनियन B बोला है। यूनियन का मतलब होता है ये सभी नंबर, बस जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको वन टाइप, जैसे 5 2 बार रिपीट है पर एक ही बार लिखेंगे। देन 6 हो गया,
देन 7 हो गया, देन 8 हो गया, देन 9 हो गया यूनियन। अगर वही इंटरसेक्शन बोले, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू, तो दोनों में कॉमन क्या है 5। ओके, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। अब इसी के थ्रू एक फॉर्मूला दिया हुआ जिससे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे बनेगा, देखो ए यूनियन बी, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा हेल्प होता है बहुत सारे क्वेश्चंस को फाइंड करने में। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, प्लीज इसको याद कर लो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ, हमें यूनियन गिवन है 29 लिख दिया इसके नीचे, नंबर ऑफ ए गिवन है 15, नंबर ऑफ बी तो गाइस हमें फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ 7। अब गाइस 15 माइनस 7 ये कितना होगा 8, ये देखो 15 प्लस माइनस माइनस, 15 में 7 माइनस किया तो 8 बचेगा, 8 बचा। अब प्लस 8 इक्वल की साइड आए तो माइनस 8 हो गया, तो 29 में से 8 माइनस हुआ तो गाइस क्या बचेगा 21, तो एन ऑफ बी हमारा क्या हो गया 21। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो बहुत सिंपल तरीके से मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। देखो गाइस, अपने को इसके अंदर क्या बोला है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। तो सबसे सिंपल सी बात है, टोटल 125 स्टूडेंट हॉस्टल्स के अंदर है, उसके अंदर 80 ड्रिंक टी, 80 स्टूडेंट जो है वो टी पीते हैं, 60 ड्रिंक कॉफी, 60 कॉफी पीते हैं, एंड 20 दोनों पीते हैं जो मिल जाए फ्री में, मतलब 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, दोनों पीते हैं। तो बताओ ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो टी भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, कुछ नहीं पीते। तो सबसे पहली बात तो हमें जो टोटल लिखा हुआ है उसको यूनिवर्सल लेना है, लेट यू बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ यू टोटल को हम लोग यूनिवर्सल ले लेंगे टोटल। अब गाइस एक एक करके इसको हम ए ले लेंगे, इसको हम बी ले लेंगे, और इसको हम क्या ले लेंगे, जो दोनों है वो इंटरसेक्शन है। तो उसी तरह से लेट टी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले वाले को वो चाय पीते हैं इसलिए हमने उनके नोटेशन के लिए टी कंसीडर किया है। लेट टी विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, तो कितने स्टूडेंट है 80 स्टूडेंट। देन इसके बाद अगला गाइस, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो कॉफी पीते हैं, लेट सी बी द स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी, तो नंबर ऑफ सी इक्वल टू कितना 60। एंड गाइस दोनों जो पीते हैं उनको किस तरह से नोटेट करते हैं हम लोग, टी इंटरसेक्शन सी, मतलब टी भी और कॉफी भी दोनों कौन पीता है, कितने लोग पीते हैं 20 लोग, 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी। तो ये सभी अगर आपने लिख दिया, फिर वो यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करो जो अभी मैंने बताया, जो हम लोग ए लिखते थे तो ए की जगह टी लिखो, बी के जगह कॉफी का सी लिखो, और लास्ट में हमारा क्या होता है इंटरसेक्शन। तो टी कितने पीते 80, कॉफी कितने पीते 60, एंड दोनों कितना पीते हैं 20। तो आप 80 60 माइनस 20 करोगे तो आपका आंसर कितना था 120। ये हमें ऐसे लोग मिले हैं जो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों में से कुछ तो पीते हैं, पर पीने वाले लोग हैं 120। पर हमसे पूछा है भाई ऐसे कौन से जो कुछ भी नहीं पीते, तो क्या करना है, टोटल स्टूडेंट में से पीने वाले को क्या करना है माइनस करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, तो यूनिवर्सल में से पीने वालों को क्या करना है माइनस करना है, 125 माइनस 120। ये यूनियन का मतलब ये होता है गाइस, वो चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, या दोनों पी सकते हैं। तो ऐसे 120 स्टूडेंट है, तो सबसे पहले हमें यूनियन निकालने के पीने वाले लोग कितने हैं, मतलब चाय कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, इसके बाद हमें किस में से माइनस करना है यूनिवर्सल में से। ओके, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड गाइस नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। अब इसके अंदर गाइस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए गाइस हम लोग इसमें यूनिवर्सल नहीं लिखते। इसके अंदर अलग अलग दिया हुआ है कि इंग्लिश के अंदर कितने स्टूडेंट पास है, देन इसके मैथ के अंदर कितने स्टूडेंट पास है, ये सभी चीजें दिया। और जो स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, एंड 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। मतलब 50 स्टूडेंट देखो अलग अलग दिया, टोटल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने यूनिवर्सल नहीं लिखा। तो हम लोग इंग्लिश को ई नोटेशन ई कंसीडर कर लेंगे, लेट ई बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर कितने पास हुए तो उसका मैंने नोटेशन लिख दिया। अब मैथ के अंदर लेट एम बी द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ, कितने पास हुए 60। एंड गाइस दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों को हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, ई इंटरसेक्शन एम, ई मतलब इंग्लिश, एम मतलब मैथ, और दोनों में पास होने वाले 40 स्टूडेंट है। अब गाइस हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि एटलीस्ट वो वन सब्जेक्ट में तो पास हैं, या तो मैथ में पास हैं
या तो इंग्लिश में पास है पर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास है, तो एटलीस्ट का मतलब या तो चाय पी रहे या तो कॉफी पी रहे या दोनों में से कुछ भी पी रहे, बस पीने वाले हम लोग क्या निकालते थे, यूनियन। तो सेम गाइस यहां भी जब एटलीस्ट पूछा है ना, या साइंस में पास रहे, साइंस बोल रहा है, या तो इंग्लिश में पास रहे या तो मैथ में पास रहे, पर पास रहे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास रहे, तो एटलीस्ट वर्ड बोला है, तो फिर से गाइस यहां अपने को निकालना है यूनियन, यूनियन निकालना है। तो देखो फिर से वही उसी से, जैसे ए यूनियन बी बनाते थे, यहाँ ई यूनियन एम बना दिया, पहले वाला ई दूसरा वाला एम, इसके बाद इंटरसेक्शन, फिर इंग्लिश में 50 है, मैथ में 60 है, देन इसके बाद दोनों मिला के कितने स्टूडेंट पास है 40, फिर इसको सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि 70 स्टूडेंट इतने हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में क्या है, पास है। ओके, इस तरह। और लास्ट वाला गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि हमसे पूछा जाए कि ए में कौन कौन सा है। देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, देखो खुद ही देख लो, एक्स वाई जेड एम एन, ये देखो एक्स वाई जेड एम एन। बी में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो भाई बता दो बी में, ये देखो ये भी बी का भी है ना, ए का भी और बी का भी है, पी क्यू आर एम एन। देन इसके बाद यूनियन गाइस, ए यूनियन बी, ये सब के सब लिख दो, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, सबका सब। फिर इसके बाद यूनिवर्सल के अंदर गाइस, यूनिवर्सल के अंदर ये ए और बी का तो रहेगा ही, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, पर साथ में एस टी भी रहेगा, क्योंकि ये हमारा यूनियन बोल रहा है, यूनिवर्सल मतलब सबके सब, यूनिवर्सल का मतलब होता है सबके सब। अब गाइस देखो अपने को अगला ए डैश पूछा है, ए डैश के लिए पहले मैं ए लिख देता हूं कि ए जरूरी है। ए कितना था हमारा, एक्स वाई जेड एम एन, ये हमारा ए है। तो ए को छोड़ के, ए को यूनिवर्सल में देखने का है, ए को छोड़ दो, एक्स वाई जेड एम एन। ओके, तो पी क्यू एस टी ये हमारा ए डैश है। देखो पी क्यू आर 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 भी, एक मिनट इसमें आर नहीं लिखा है क्या, पी, अच्छा हाँ इसमें आर लिखना भूल गए, यहाँ आर लिख देता हूँ, ये सब लिखना है ना आर। ओके, तो देखो पी क्यू आर भी आएगा, सॉरी आर, तो देखो पी क्यू आर एस टी, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश हो गया, पी क्यू आर एस टी ये हमारा ए डैश हो गया। इसके बाद गई बी डैश, फिर से मैं इसको रफ कर देता हूँ, बी डैश, ये यूनिवर्सल में एक यहाँ लिखना प्रिंटिंग में भूल गए, आर, यूनिवर्सल मतलब सब ना गाइस, देखो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी सब, तो इसमें आर लिखा नहीं था पर मैंने आपको बोलते समय बताया था। अब बी डैश को देखो फिर से, पी क्यू आर, मैं डायरेक्ट ही बी को किस में देखना है, यूनिवर्सल में, तो आप जो जो दिया हो उसको स्किप कर दो, आर नहीं लिखना है, पी भी नहीं लिखना है, क्यू भी नहीं लिखना है, एम एन भी नहीं लिखना है। ओके, तो बी डैश जो बी के एलिमेंट है उनको छोड़ के, तो कौन कौन से बचे, एक्स बचा है, वाई बचा है, जेड बचा है और एस टी बचा है, देख लो एक्स वाई जेड एस टी, तो ये बी डैश। अब गाइस ये ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपने सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला था, ये देखो ये निकाला था ए यूनियन बी, इनको यूनिवर्सल में छोड़ के, ए यूनियन बी का डैश होता है, तो इनको एक्स छोड़ दो, वाई छोड़ दो, जेड छोड़ दो, देन एम और एन, एम एन भी हो गया, देन पी क्यू आर भी था भाई, आर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बस एस टी, ये जितना है सब यूनिवर्सल में छोड़ दो, जो बाकी बचा वो हमारा होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एस टी। ओके, तो गाइस पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको बहुत कम टाइम के अंदर बताया, जिससे आपको रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी होगी। बट गाइस आप चाहते हो कि हर चीजों को सॉल्व करते हुए देखना कि कैसे सर सॉल्व करते हैं, तो गाइस आप यहाँ जाके ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है और अच्छा खासा टाइम लेके, ओके अच्छा खासा टाइम लेके इसको अच्छे खासे वीडियो बनाया हुआ है, जाके देखो यहाँ, ये देखो सभी कुछ चीजें, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।